हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में हमने हेड स्टार्ट किया था पीजीबीपी, और पीजीबीपी के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सेक्शन 28 एक्सप्लेन किया था। चार्जिंग सेक्शन, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन था, उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जो पीजीबीपी में टोटल सेक्शन कवर होता है वो 28 से लेकर के 44D तक के सेक्शन को कवर किया जाता है, जिसमें 28 चार्जिंग सेक्शन हम आपको बता चुके हैं। क्लियर? नाउ आगे हम पढ़ाने से पहले कुछ आपको बता दें कि पीजीबीपी का जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन में होगा या तो पीएल अकाउंट होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है इन केस बिजनेस के केस में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ प्रोफेशन के केस में हम ये दो चीज बनाते हैं। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये तीन चीज देखने को मिलेगा। क्लियर? एक चीज और बता दे, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो कौन से बेसिस पर बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस पर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कैश बेसिस पर। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एक्रूअल बेसिस पर, मर्केंटाइल बेसिस पर। आप कभी ना कभी ये तीन चीज बनाए होंगे और आपको बेसिस याद हो या ना हो, लेकिन हम आपको बेसिस बता दिए। क्लियर? सो गाइज, कहता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सेक्शन 145(1) कहता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए हमें अकाउंटिंग का कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। तो हमें कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, दोनों में से कोई एक बेसिस चलेगा। कैश बेसिस कहता है कि भैया इनकम हुआ है, पैसा आ चुका है, कैश बेसिस पर। इनकम आपने अर्न कर लिया लेकिन कैश उसका आया नहीं, इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ, फिर भी इनकम टैक्स कहता है कि हम आपसे उस इनकम पर टैक्स लेंगे, भले ही आपको रिसीव्ड नहीं हुआ है, उस इनकम को भी पीजीबीपी के इनकम में शो करो। यह मर्केंटाइल बेसिस कहता है। दैट्स इट। 28 के बाद 29 नंबर सेक्शन आता है। 29 नंबर सेक्शन कहता है, बेसिकली ध्यान से सुनेंगे, कहता है मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम हम कैसे निकालें? तो पीजीबीपी इनकम, ये सेक्शन 29 कहता है कि अगर आपको पीजीबीपी का इनकम निकालना है, अगर आपको पीजीबीपी का इनकम निकालना है तो आप यहां से लेके यहां तक के प्रोविजन को देख लो, पीजीबीपी का इनकम निकल जाएगा। यानी कि आपको पीजीबीपी का इनकम यहां से यहां तक के प्रोविजन को ध्यान में रखकर निकालना होगा। कहां से कहां तक? तो 30, सेक्शन 30 से लेकर के 43D तक, सेक्शन 30 से लेकर के 43D तक के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप पीजीबीपी का इनकम निकालोगे। क्लियर? बस ये सेक्शन 29 इतना बताया हमें। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब पीजीबीपी का इनकम निकालना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन 30 से जब स्टडी करेंगे तो इसका मतलब पीजीबीपी का इनकम हम लोग निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ सेक्शन 30 में आते हैं। सेक्शन 30 में कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। किससे रिलेटेड होना चाहिए भाई? तो बिल्डिंग से। लेकिन ये बिल्डिंग कहां पर यूज होना चाहिए? बिजनेस में, बिजनेस और प्रोफेशन में। कोई भी बिल्डिंग जो हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करते हैं, उस बिल्डिंग पर होने वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमें मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? अब बिल्डिंग को हम दो पार्ट में बांटेंगे। देखना पड़ेगा कि यह बिल्डिंग एसएससी का अपना है या यह बिल्डिंग किराए पे लेकर के तब एसएससी उसमें बिजनेस कर रहा है। अगर बिल्डिंग अपना है एसएससी का तो भैया रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? रेंट का। बाद बाकी सबका डिडक्शन मिलेगा। लोकल टैक्स का मिलेगा, इंश्योरेंस का मिलेगा, सबका, रिपेयर का मिलेगा। लेकिन अगर रेंटेड बिल्डिंग है, किराए पे आपने बिल्डिंग लेकर के अपना बिजनेस ऑपरेट करते हो, किराए पर रेंट पे लेकर के, तो आपको रेंट का भी डिडक्शन मिलेगा, रेंट का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको रिपेयर का मिलेगा, इंश्योरेंस का मिलेगा, लोकल टैक्स का भी मिलेगा, सबका डिडक्शन मिलेगा। जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। सो यहां पर डिडक्शन अलाउड होगा किसको? तो ऑनर को भी। भैया ऑनर का बिल्डिंग है तो ऑनर को भी मिल सकता है, रेंट को छोड़ करके बाद बाकी सारे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर।
टेनेंट को भी मिल सकता है, यानी कि हम अगर एसएससी टेनेंट है, किराएदार है, किराएदार का मतलब टेनेंट, एज ए टेनेंट मीन्स किराए पे मकान लेकर के हमने बिजनेस किया है तब। तो यहां पर रेंट की बात करते हैं, तो रेंट को हमने दो पार्ट में, अगर अपना मकान है, अपने मकान में बिजनेस किया है तो रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेट्स इट। अगर किराए का मकान है, बिल्डिंग रेंट पे लिए हो तब बिजनेस उसमें करते हो तो रेंट का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? तो रेंटेड है तो यस डिडक्शन मिलेगा, सेल्फ है तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी होता क्या है, एसएससी रेंट पे बिल्डिंग लिया लेकिन उस बिल्डिंग में कुछ पार्ट में बिजनेस करता है और कुछ पार्ट में उसका रेसिडेंस है, तो जितने पार्ट में बिजनेस चल रहा है उसी पार्ट का रेंट डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जितने पार्ट में हमारा बिजनेस चल रहा है, एसएससी का बिजनेस चल रहा है, उस पार्ट का क्या रेंट है वही रेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। जितने पार्ट में एसएससी का रेसिडेंस है, एसएससी रहता है, उस पार्ट का आपको रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पे रेंटेड है लेकिन पार्शियली यूज होता है बिजनेस में। पार्शियली का मतलब कुछ में रेसिडेंस है और कुछ में बिजनेस करता है, तो पार्शियली ही आपको डिडक्शन मिलेगा। यस, पार्शियली यहां पे हमने लिख दिया है। ओके, अगर अपना मकान है या किराए का मकान है, रिपेयर है तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। लैंड रेवेन्यू जिसको लोकल टैक्स बोलते हैं, आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा, चाहे अपना मकान हो या किराए का मकान हो। इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा। नाउ आगे चलते हैं। नोट हमने 2 पॉइंट लिखा है यहां पे, क्या लिखा है ध्यान से सुनेंगे। बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम डिडक्शन लेना चाहते हैं, वो बिल्डिंग प्रीवियस ईयर में हमारे बिजनेस में यूज होना चाहिए। वो बिल्डिंग हमारे बिजनेस में यूज होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वो सेकंड पॉइंट देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स। बिल्डिंग है, क्लियर, उस बिल्डिंग के रिपेयर्स पे अगर रेवेन्यू नेचर का रिपेयर है तब तो भैया वो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर मान लो कि कोई एक और बिल्डिंग आपने खड़ा कर दिया, कोई ऐसा आपने रिपेयर किया जो कैपिटल नेचर का है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो रिपेयर पर, कौन एसएससी करता है, इज डीम्ड एज बिल्डिंग। वो क्या माना जाएगा भैया, बिल्डिंग माना जाएगा। डीम्ड इज टू बी डीम्ड बिल्डिंग। ओके, तो वो बिल्डिंग माना जाएगा। और बिल्डिंग पर मतलब बिल्डिंग का डिडक्शन नहीं मिलता है, बिल्डिंग से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। क्लियर? और बिल्डिंग जब हम उसको मान लेंगे तो बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द एसएससी ऑन डिम्ड बिल्डिंग। जो डिम्ड बिल्डिंग होगा उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 32। देखेंगे 32 हमारा डेप्रिसिएशन है, वो देखेंगे हम लोग 32 में, सेक्शन 32 में देखेंगे। नाउ सेक्शन 31 में चलते हैं। अच्छा, बिल्डिंग से रिलेटेड हम लोग क्या सीखे, बिल्डिंग अपना है तो रेंट को छोड़ करके बाद बाकी सारा रेवेन्यू नेचर का डिडक्शन होगा, उसका डिडक्शन आपको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, उसका डिडक्शन मिलेगा। किराए का बिल्डिंग है तो आपको सारे रेवेन्यू नेचर का जितना एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। किराए का है लेकिन पार्शियली यूज होता है बिजनेस है तो पार्शियली ही रेंट का डिडक्शन मिलेगा। ओके ना, पार्शियली सारे एक्सपेंडिचर का पार्शियली सारे एक्सपेंडिचर का पार्शियली ही आपको डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो रिपेयर हो, इंश्योरेंस का है, ओके, लोकल टैक्स है, सबका पार्शियली आपको मिलेगा। ये नहीं पूरा मिलेगा। आप किराए पे मकान लिए हो, उसमें कुछ में बिजनेस करते हो, कुछ में रहते हो, तो जितना रहते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिला, उससे रिलेटेड जितना एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। सेक्शन 31 में चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। प्लांट, मशीन और फर्नीचर से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमें डिडक्शन मिलेगा और ये डिडक्शन होगा रिपेयर का और इंश्योरेंस प्रीमियम का। डेप्रिसिएशन का भी मिलेगा लेकिन वो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग मिलेगा, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, तो ये दो का डिडक्शन हमें मिलता है, प्लांट, मशीन और फर्नीचर से रिलेटेड, रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम का। सो नोट में आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये प्लांट और मशीन, फर्नीचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस में यूज हुआ हो, प्रोफेशन में यूज हुआ हो। क्लियर? नाउ सेकेंड नोट में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर। अगर हम प्लांट, मशीन और फर्नीचर पर कोई भी रिपेयर करते हैं जो कैपिटल नेचर का है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो हमारा डिम्ड हो जाएगा। उसे हम लोग प्लांट, फर्नीचर जिस पे खर्च किया गया, प्लांट पे किया गया तो
डिम्ड प्लांट माना जाएगा, फर्नीचर पे किया गया तो डिम्ड फर्नीचर माना जाएगा, और मशीन पर किया गया तो डिम्ड मशीन माना जाएगा। क्लियर ना, डिम्ड मशीन माना जाएगा। और ये डिम्ड एसेट जो भी हो रहा है हमारा, उस पे हमें डेप्रीशिएशन अलाउड होगा, उस पे हमारा डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, आपने रिपेयर किया, नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं होगा, बट डेप्रीशिएशन आपका उस पर अलाउड होगा, जो सब्जेक्ट टू सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके गाइज, तो आज हम लोग सेक्शन देखे हैं, सेक्शन 145(1), ओके, मेथड ऑफ अकाउंटिंग देखे हमने। सेक्शन 29 देखा, सेक्शन 29 कहता है कि पीजीबीपी का इनकम कैसे निकाले, तो कहता है कि सेक्शन 30 से लेकर के 43D तक का देख लो प्रोविजन, निकल जाएगा पीजीबीपी का इनकम। सेक्शन 30 क्या कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्डिंग से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। उसमें हमने क्या देखा कि अपना मकान है या हमने किराए पर लेकर बिजनेस किया है, अपना है तो रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाद बाकी सबका डिडक्शन मिलेगा। अपना है तो रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाद बाकी सबका डिडक्शन मिलेगा। अगर किराए का है तो आपको रेंट का भी डिडक्शन मिलेगा, साथ ही साथ जितना एक्सपेंडिचर है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। प्लांट मशीन और फर्नीचर अगर बिजनेस में यूज होता है तो रिपेयर और इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा। अगर डेप्रीशिएशन का डिडक्शन चाहते हो तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।